जो बड़े मुद्दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम इसे राष्ट्रीय मुद्दों से देखें तो मेरे ख्याल से उत्तराखंड की जनता शायद उतना कनेक्ट नहीं कर पाएगी। और हम भी जब पहाड़ों में जाते हैं हम देखते हैं कि आज के समय में स्थिति ये है कि कई सारे ऐसे गांव हैं जो खाली हो गए, जो खंडहर बन चुके हैं घर। वहां की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहां के बुजुर्ग वहां पर यहाँ मौजूद हैं और जो वहां के लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो चले गए बाहर नौकरी करने के लिए। और आपने भी कहा कि आप 5 लाख 6 लाख रोजगार जो है वो देंगे। एक वो पूरा खाका क्या आपने दिमाग में रखा है, क्या रोड मैप आपने अपने दिमाग में खींचा है? क्योंकि देवभूमि है, पहाड़ों पर इंडस्ट्रीज लगाना उतना आसान नहीं होगा। रोजगार के साधन कैसे उत्पन्न? देखिए, हमने इसके लिए हिम प्रहरी योजना लाने का एक संकल्प लिया है कि हम हिम प्रहरी योजना, ग्राम प्रहरी योजना लाएंगे, जिससे गाँव के जो पलायन हो रहा है वो पलायन रुके। और ये बड़ा उदाहरण है, मैं इसी गांव में बड़ा हुआ हूँ। ये शारदा जी हैं जो आप देख रही हैं, और मैं गांव में ही रहता हूँ। तो हमें अपने से शुरुआत करनी होगी। रहन सहन ऐसा ही होता है सर आपका? निश्चित रूप से ऐसे ही है। लेकिन सर, पलायन का मुद्दा बहुत बड़ा रहा है। ये पलायन आयोग बना आपकी ही सरकार में, तमाम मुद्दों को रेखांकित किया गया कि हम स्वास्थ्य देंगे, शिक्षा देंगे, रोजगार देंगे। आप खुद युवा हैं, युवा मुख्यमंत्री में आपकी गिनती होती है और युवा इसका शुरुआत करता है तो ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन सर, बातों से इतर ये हाई टाइम नहीं है कि इसका परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए? इसके परमानेंट सोल्यूशन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हमने अपने संकल्प पत्र में नौजवानों के लिए 50,000 नौकरियों की भी जो बात करी है, वो हमारा संकल्प है। हम 50,000 नौकरी देंगे। ये नहीं कि हम कोई अपना संकल्प पत्र इतना बड़ा निकाल रहे हैं, जो हम कर सकते हैं हमने वही निकाला है। इसी तरह से बेरोजगारों को हमने कहा है कि हम 3,000 रुपये का भत्ता देंगे। जो हमारी गर्भवती बहनें हैं, उनके चूँकि काम बंद हो जाते हैं, उसके बाद हमने कहा कि प्रोत्साहन के रूप में, अनुदान के रूप में हम 40,000 रुपये की व्यवस्था उनके लिए करेंगे। वृद्धावस्था पेंशन हमारे यहाँ पर जो अभी 1500 हमने की है 1200 से, उसको हमने कहा है कि क्रमबद्ध रूप से उसको हम 3600 करेंगे। ऐसे हमने अनेकों कार्य करने का निर्णय लिया है। किसान सम्मान निधि में हमने ये तय किया है कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आती है 6,000, उसको 2,000 और जोड़ेंगे। इसी प्रकार से गरीब बहनों के लिए उनके घरों में 3 LPG के सिलेंडर 1 साल के अंदर मुफ्त में देने का भी हम संकल्प लेते हैं। हमने संकल्प लिया है, हम ये भी काम करेंगे। लेकिन सर, सवाल फिर वही खड़ा हो जाता है कि जब आप वायदे करते हैं, और ये बहुत अच्छे वायदे हैं सर, मेरे ख्याल से पहाड़ों पर जनता को शायद यही चाहिए, नहीं, लेकिन सवाल ये खड़ा हो जाता है कि 82,000 करोड़ का अगर कर्ज उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य पर है, और अगर आप अनुदान देने की बात करते हैं तो सरकारी खातों पर तो बहुत बड़ा बोझ है। देखिए, अभी हमने आत्मनिर्भर उत्तराखंड कैसे बनेगा, इस दिशा में हमने विस्तृत रूप से चर्चा की है। 10 सालों का हमने रोड मैप बनाया है कि हमारे कैसे रेवेन्यू की प्राप्ति होगी, कैसे हम राज्य को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है कि बात आपकी अच्छी है, खर्चा हमारा ज़्यादा है, अभी रेवेन्यू के स्रोत कम है। हम उस दिशा में भी काम कर रहे हैं कि हमारी रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा, कैसे हम आत्मनिर्भर हो सकती है जिससे कि रेवेन्यू बढ़ाया जाए। देखिए, पर्यटन भी है, ऊर्जा भी है, यहाँ की औद्यानिकी है, यहाँ का बागवानी है। ये सारे के सारे जो है हमारे उत्तराखंड के जो है मूल, मैं कहूँ कि एक तरह से अवधारणा जब उत्तराखंड राज्य की बन रही थी तो ये उसके मूल में थे कि हमारे यहाँ पर पर्यटन से आय होगी, पर्यटन से रेवेन्यू प्राप्त होगा, ऊर्जा से प्राप्त होगा, औद्यानिकी और बागवानी से, इन सब चीज़ों से मिलेगा। उस क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे, उसमें काम करेंगे। सर, बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जिस पर ये लगातार बातें उठती रही हैं कि जो वेलफेयर फंड्स थे उनका इस्तेमाल उतना प्रतिशत नहीं किया गया जितना प्रतिशत किया जाना चाहिए था। इस पर आपका क्या ध्यान? नहीं, हमने तो लगातार समीक्षा करी है, हर विभागों की समीक्षा करी है, कोशिश करी है कि सारे फंड जाएं, सारी फंडों पर व्यवस्था हो, लोगों को जितनी सहायता मिल सकती है उन सबको सहायता मिले। उस दिशा में हमने ठोस प्रयास किए हैं। हर महीने SLBC की भी हम बैठक करते थे। जिनको ऋण नहीं मिल पाते थे उनको ऋण मिले, किसी की कोई पेंडेंसी हो तो पेंडेंसी समाप्त हो। अच्छा सर, एक सवाल स्वास्थ्य को लेकर है, क्योंकि पहाड़ों पर दुर्गम रास्ते होते हैं, आना जाना बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि अस्पताल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बने, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन विपक्षी दल जो सबसे बड़ा है यहाँ कांग्रेस पार्टी, वो कहती है कि रेफरल हॉस्पिटल्स हैं, आप जाते हैं और वो कहते हैं आप दिल्ली जाइए इलाज कराने। तो फायदा क्या ऐसे अस्पताल बनाने का जब आप सुविधा नहीं दे पाए? देखिए, ऐसा है कि हमारे से पहले यहाँ कांग्रेस की भी सरकार रही है, उस सरकार में तो कुछ हुआ ही नहीं। हमने प्रयास किया है, हमने चीज़ों को आगे बढ़ाया है, और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे यहाँ पर 2003 में जो हमारा ऋषिकेश में एम्स का शिलान्यास हुआ था, वो एम्स जो है चालू हुआ, और हज़ारों लोगों को आज OPD देने का काम कर रहा है, हज़ारों लोगों को रोज़ जो है स्वास्थ्य की सेवाएं देने का काम कर रहा है। उत्तराखंड के हमारे दूसरे इस मंडल में, यहाँ पर उधम सिंह नगर में ही यहीं पर एम्स खुल रहा है। दूसरे एम्स की भी जो है यहाँ पर उसका भी शिलान्यास हो गया है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो हमारे अस्पताल थे, छोटे अस्पताल, उनमें डॉक्टर नहीं होते थे। हमारी सरकार ने 2 से 3 गुना डॉक्टरों को जो है बढ़ाया है।
जगह जगह पर स्वास्थ्य की सुविधाएं दी हैं। ये कोरोना महामारी के दौरान जगह जगह ऑक्सीजन के प्लांट लगाए हैं, वेंटिलेटर लगाए हैं, आईसीयू बेड बनाए हैं, बहुत सारी सुविधाएं जो नहीं थी, कंसंट्रेटर नहीं थे, उनको कंसंट्रेटर लगाए हैं। उस दिशा में हमने ठोस प्रयास किए हैं। और प्रधानमंत्री जी की जो हमारी स्कीम आई है आयुष्मान भारत योजना, उसने भी लोगों को जो है 5 लाख रुपए की सुरक्षा की गारंटी उनके इलाज के लिए देने का काम किया है। जो